भारती। मैटिनी शो प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी आवाज मौजूद है जिसने क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया और इनकी आवाज के हम सब दीवाने रहे हैं। हमारे बीच हैं पद्मश्री सुशील दोषी। ये है इस बातचीत का पहला भाग। आइए स्वागत करते हैं सुशील जी का। धन्यवाद यूनुस और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से नमस्कार। ये आवाज तो आप बरसों कमेंट्री में सुनते रहे होंगे और मुझे खुशी है कि एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और अच्छा लग रहा है। जीवन की कहानी की यात्रा किस तरह गुजरी, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। तो जिगर थाम कर बैठिए, बहुत लंबी बातचीत होगी अब। क्या बात है, क्या बात है। मैं ना सर बहुत रोमांचित हूं और एक चीज और है कि आपके सामने बैठने पर थोड़ा घबराया हुआ भी हूं कि इतना विराट और लंबा अनुभव आपका रहा है। मुझे लगता है यात्रा इंदौर से शुरू करते हैं। अपने बचपन के बारे में बताइए। नहीं, देखिए, वैसे तो गरीब परिवार से हम थे। 15 रुपए महीने के मकान में किराए से रहते थे। कौन सा मोहल्ला था वो? इतवारिया बाजार, जिसे अब हुकमचंद मार्ग इंदौर जी कहते हैं, वहां रहते थे और 4 भाई हम लोग और माता पिता मैंने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी संघर्षरत थे। वहां से शुरुआत की यात्रा और टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़े। जी जी। मास्टरों की रोज मार खाई और मुर्गा बने। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर दिल में इच्छा हो ना तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और माता पिता का आशीर्वाद रहा तो फिर आप सही दिशा की तरफ प्रवृत्त भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने कहा कि परिवार जो है वो थोड़ा अभावों के रास्ते पर था और जैसे स्कूलों में आपने पढ़े, सब आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि मुर्गा कैसे बनाया जाता है मास्टर जी कैसे मुर्गा बनाते हैं। ये जो बचपन था, इस बचपन में किताबें बहुत सारी थी। मैंने ये जाना है कि आप लाइब्रेरीज में ब्लेड लेके जाते थे। अब क्या बताएं, देखिए उस समय पैसे तो थे नहीं जी। क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी तो हम करते ये थे कि लाइब्रेरीज जाते थे और बहुत कम बड़ी पत्रिकाओं में फोटो आते थे। एक पत्रिका में कभी बड़ी मुश्किल से क्रिकेटर का किसी का फोटो और मैं एल्बम में क्रिकेटर्स के फोटो इकट्ठे किया करता था जी। और पैसे थे नहीं कि पत्रिकाएं खरीद सकें। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, विनय उसका नाम था, मेरे साथ पढ़ता था। तो हम दोनों जाते, ब्लेड ले जाते और चुपके से वो फोटो काट कर घर ले आते। वाह। एक दिन पकड़े गए। अरे बाप रे। पकड़े गए तो मेरे दोस्त को आप ये समझिए कि उसने 2 चपत लगाई और अब कहा कि इस तरह के काम करते हो, शर्म नहीं आती। तो हम वापस आ गए और बड़ा छोटा मुंह हो गया। लेकिन देखिए पुराने दोस्त कैसे होते हैं। उसने ये कहा कि यार घर पर मत बताना कि आज हमको चपत पड़ी है क्योंकि घर पर बताएंगे तो ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये कल से नहीं कर पाएंगे जी। तो देखिए कई बार मैं सोचता हूं कि आज जब पद्मश्री मिल गया या जिंदगी में अब हम व्यावसायिक तौर पर इतने आगे बढ़ गए, इतना नाम कमाया, लोग इज्जत कर रहे हैं, शोहरत प्राप्त हो गई, सब कुछ है, लेकिन हम उस दोस्त को कैसे भूल सकते हैं जो कि पद्मश्री मिलने के बाद भी उसका हक भी तो कुछ है उस उपाधि पर, जिसने हमें ऐसे वक्त जबकि दुनिया हमारे साथ नहीं थी वो हमारा साथ देने को तैयार थे। तो ऐसे ऐसे दोस्त हुआ करते थे जी। बचपन की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी मुझे भावुक कर देती हैं जी। बहुत प्यारी बात है। इंदौर बहुत प्यारा शहर है, संस्कारों वाला शहर है, पारंपरिकता और आधुनिकता को साथ लेके चलता है। जिन दिनों में आप पढ़ रहे थे, क्रिकेट मैच के बारे में जानने का जरिया सिर्फ अखबार थे, कमेंट्री अंग्रेजी में सुना करते थे? बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप लोग बाथरूम में जाते हैं और गाने गुनगुनाते हैं ना जी, मैं बाथरूम में जाता था तो कमेंट्री गुनगुनाना था। मतलब आप समझिए कि लोग अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी, हिंदी में तो आती नहीं थी। एफपीएस सिस्टम का खेल यानी कि फुट पाउंड सेकंड, 22 यार्ड से जो खेल शुरू हुआ, लोग कहते थे हिंदी का इसमें क्या काम, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अंग्रेजी में ही कमेंट्री करते थे और उनकी शैली में जॉन ऑर्लट हो, एलन मैगिलवरी हो,
या ऐसे बड़े बड़े कमेंटेटर्स जिनके हम नाम जानते और हैं, बैरीटोन एकदम, हाँ, उनकी मोटी आवाज में वैसे ही निकालकर मैं वैसे ही कमेंट्री करता था। लोग बड़े प्रभावित होते थे। और स्कूलों में भी कोई मैच चलता था ना, मैं एक झाड़ के नीचे बैठकर कमेंट्री करने लग जाता था। वाह, तो ये एक वहां से शौक हुआ। बचपन से मुझे पता नहीं था कि मैं कमेंटेटर बनूंगा जी, लेकिन कहीं से कहीं बुनियाद जो पड़ी ना मेरी, शायद वहीं से पड़ी होगी, क्योंकि वही चीज आगे जाकर विकसित हो गई। बिल्कुल। तो पिताजी का क्या रवैया था? नहीं, देखिए, गरीबी के बावजूद, देखिए, मैं पढ़ने में सबसे कमजोर, दुबला पतला, 48 किलो, जब मैं कॉलेज में भी जाता था ना, 48 किलो ही वजन था। तो मेरे प्रति उनको एक अलग से ज्यादा प्यार था। हमारे दूसरे 3 भाई हैं, तीनों भाई एमटेक आईआईटी से, जी जी, मतलब इतने विद्वान और पढ़े लिखे, हमेशा प्रथम श्रेणी में आने वाले, मैं सप्लीमेंट्री लाकर पास होने वाला। उसके बावजूद भी वो इस कारण पिताजी प्यार करते थे कि ये कमजोर है, इसको हमारी मदद की जरूरत है। ओके। और दूसरी बात ये कि उनको लगा कि ये अगर इसको हिंदी में और इसमें ज्यादा शौक है, तो उनको लगा कि मैं क्रिकेट की तरफ प्रवृत्त हूं, तो क्रिकेट मेरी किताबों में वो भी एल्बम में चिपकाते थे खुद बैठकर। अरे गजब। और बड़ी मदद की। और उस समय तो पता नहीं था, लेकिन एक बार मुझे याद है कि 1959-60 में ऑस्ट्रेलिया की रिची बेनों की टीम भारत आई। हाँ। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी, रिची बेनों की, वो विश्व विजेता टीम थी। और दुनिया में उसका कोई जोड़ी नहीं था। बड़े बड़े खिलाड़ी, रिची बेनो, लिंडवाल और नॉर्मन ओनील, नील हार्वे जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, जिनके फोटो में एल्बम में इकट्ठे किया करता था, तो वो आए हुए थे। और मैंने पिताजी से जिद पकड़ी, मैं 13 साल का था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था जी। मैंने जिद पकड़ी कि मुझे बम्बई टेस्ट मैच देखना है। और पिताजी पता नहीं क्यों, मैं पिता होता तो कभी भी अपनी बेटे की ये बात स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो उन्होंने कहा कि बेटे की जिद पूरी करनी है। तो वो मुझे बम्बई ले गए टेस्ट मैच दिखाने। इंदौर से बम्बई? इंदौर से बम्बई ले गए। पैसे थे नहीं, जैसे तैसे टिकट कैसे जुगाड़ किया होगा, यहां से बम्बई कहते थे जब बम्बई जाने का। बम्बई गए, उनको पता नहीं था कि अगर 50,000 लोग बाहर प्रतीक्षा करते हैं तो 50,000 लोग अंदर भी बैठे हैं, और 50,000 लोग अंदर घुसने की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं। तो उनको लग रहा था कि बंबई जाएंगे, टिकट दिलाएंगे। वो पिता थे, उनको ये बेटे में दिलचस्पी थी, क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे ले गए। और वहां जाकर हम पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम, ब्रेबोर्न स्टेडियम के चक्कर काटते थे, और टिकट का जुगाड़ हुआ नहीं। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई जी। उसने कहा कि अरे मैंने आपको पहचान लिया है, और जुगाड़ नहीं हुआ क्या? तो बाबूजी कहता था पिताजी को। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम बहुत दूर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, तो जैसे तैसे ये मैच देख ले। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, चाय पान के समय जो बाहर आता है ना रेला, चाय पीने और मूंगफली खाने, तो मैं जब वापस जाएगा रेला तो मैं इस बच्चे को अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे बाप रे। अब देखिए, आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहे। मैं 13 साल का था, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि पिताजी बाहर खड़े हैं। जी। मैं अंदर फुदकता हुआ चला गया खुशी में। गजब। और अंदर जाकर जो दृश्य देखा, मैंने देखा 50,000, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है। कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, कोई तरह तरह के फोटोग्राफ्स लेके ऊंचे दिखा रहा है, प्ले कार्ड्स दिखा रहा है, और तो ढोल मजीरे बज रहे हैं, तरह तरह की ड्रेसेस पहनकर लोग खड़े हैं। तब मेरी निगाह पड़ी कमेंट्री बॉक्स पर। तो मैंने किसी से पूछा कि यार ये कमेंट्री कौन कर रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा बॉबी तेलियारखा और विजय मर्चेंट यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, लेजेंड लोग। मैंने जगह देखी तो मेरे दिल में एक हुक सी उठी कि यार क्या जगह है, राइट इन लाइन विद द विकेट, बिल्कुल विकेट की लाइन में है, बर्ड्स आई व्यू, पक्षी जैसे मैच देख रहा है, सीधी लाइन में स्विंग और सीम और सब कुछ दिखाई दे रहा है, गजब की जगह। मन में एक विचार आया कि क्या कभी यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए, जंगली सपने भी कभी कभी कैसे सच होते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच उसी ब्रेबोर्न स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से सन 1972-73 में तब किया, जब टॉनी लुइस की टीम भारत आई। 12 बरस लग गए। 12 बरस लग गए। अब देखिए कि कैसे ये काम हो। इसलिए जो कलाम साहब कहते हैं ना कि सपने देखो तो खुली आंखों से देखो। वाह वाह। अगर बंद आंखों से सपने देखोगे तो सपना टूटने के बाद वो बिखर जाएगा, लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखोगे तो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो शायद वही बात थी कि वो सपना मैंने देखा
कमेंट्री बॉक्स का, वो जाकर अब पूरा हुआ। अब इसमें दो बातें हुई साहब, देखिए यूनुस जी, मैं कहना चाहता हूँ एक तो ये कि खुली आंखों से सपना देखा, और दूसरी बात उस पिता का सहयोग जो 90 मिनट तक बाहर खड़ा रहा और वापस आने की प्रतीक्षा में इसलिए उसी जगह खड़ा रहा जो कि कहीं बच्चा गुम ना हो जाए वापस आने पे, इतनी भीड़ भड़के में। जी बम्बई के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये वापस आएगा तो भीड़ में गायब हो जाएगा, तो वहीं खड़े रहे। और जब मैं वापस आया तो मुझसे ज्यादा खुश मेरे पिताजी थे कि चलो बच्चे ने मैच देख लिया। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, माता पिता, जो कि आपसे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में नहीं रहते, वो चाहते हैं कि उनसे भी बेहतर आप करें, ऐसे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो जब भी आप बड़े हो जाएं, कॉलर ऊंचे मत करिए, माता पिता को कभी मत भूलिए। क्या सुंदर बात कही है। और आपने कहा कि पिताजी को आप बाबूजी कहा करते थे, तो मुझे गुलजार साहब का गाना याद आया। बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे प्यारे बाबूजी थे, एक था बचपन। तो इस गाने की यहाँ पर जगह बनाते हैं। सुशील जी, 1959-60 में हम हैं, जहां पर आप
ब्रेबॉर्न स्टेडियम में 90 मिनट मैच देखते हैं और पिताजी बाहर इंतजार करते हैं और आप एक रोमांच लेकर बाहर लौटते हैं। यहां से आगे की कहानी। नहीं, उसके बाद तो क्या, फिर वक्त बीतता गया, क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ती रही, जैसा आपने कहा, और पढ़ाई साथ में चलती रही। विज्ञान का विद्यार्थी था, मेरा हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा जी, लेकिन अपने खुद की खुशी से मैं बड़े बड़े उपन्यास, यानी कि जयशंकर प्रसाद का छायावाद, महादेवी वर्मा, है ना, या सुमित्रा नंदन पंत, इन सबका खूब अध्ययन किया मैंने। और धर्मवीर भारती जी की किताबें पढ़ी, सारे उपन्यास उनके पढ़े, गुनाहों का देवता, ये सब, महादेवी वर्मा की सारी किताबें पढ़ डाली। तो ये तमाम चीज़ों से मेरी हिंदी बराबर बनी रही। हिंदी के प्रति मेरा एक विचित्र तरह का प्रेम बना रहा, एक रिश्ता बना रहा। मुझे लगा कि हिंदी मुझे खींच रही है, तो यहां से मेरी हिंदी की बुनियाद पड़ी। और यहां बीच में थोड़ा सा रुकूंगा, आगे चल के धर्मवीर भारती से एक नाता बना, उसका जिक्र थोड़ा सा फ्लैश फॉरवर्ड करके करते हैं। हाँ जी, जब वो धर्मयुग के संपादक थे। नहीं, बिल्कुल, धर्मयुग में मैं जब लिखना शुरू किया 1968, 69 और 70 के आसपास, तब उनको लगा कि हिंदी, देखिए धर्मवीर भारती जी से हमारा कोई रिश्ता तो था नहीं, उनको लगा कि मुझे उस तमाम व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उस हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए जो हिंदी का काम कर रहा हो। उनके दिल में बस एक ही तमन्ना थी। तो जसदेव सिंह और मुझे उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया, उन्होंने काफ़ी लिखवाया भी। तब धर्मयुग, घर घर में धर्मयुग जाता था, प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी, तो उन्होंने हमसे काफ़ी लिखवाया। और बाद में जब 1979 का, जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा, जब वापस आया ना, उन्होंने मुझे गले लगाया, घर बुलाया और कहा कि भाई आज तुमने हिंदी का नाम रोशन कर दिया। वाह वाह। तो ये वाह। जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता कि धर्मवीर भारती जी जैसा व्यक्ति, जिनसे मिलने को लोग लालायत होते थे, वो मुझे स्वयं घर बुला रहे हैं, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल। तो हम वापस स्कूल के जमाने में चलते हैं, जहां आप धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत वगैरह को पढ़ रहे हैं, और हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रुचि है, लेकिन धारा विज्ञान के छात्र की है और रास्ता इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है। हाँ, उस समय क्या होता था कि गरीबी के दिन थे, मैंने आपको बताया, किताबें थी नहीं, पैसा था नहीं। हमको लगता था कि भाइयों के जो स्लाइड रूल है, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो कपड़े हैं, वो हमारे काम आ जाएंगे। तो एक मुद्दा ये भी था कि पैसे खर्च नहीं होंगे, और ये कमजोर है तो बड़े भाई पढ़ा भी देंगे इनको। और उन्होंने पढ़ाया भी खूब, मेरी खोपड़ी में बहुत कुछ घुसाने की कोशिश की इंजीनियरिंग की, जैसे तैसे मैं पास भी हुआ। लेकिन ये समझिए कि 5 साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ, मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ, लेकिन इंजीनियर मैं बन गया। शक्ल सूरत से मैं लगता नहीं कि पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं इंजीनियर हूं। जी। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से एक बात हुई कि मुझे तकनीकी चीजें समझने में बहुत सहूलियत हुई। क्या होता है, जो शिक्षा होती है ना, ये आपके दरवाजे खोलती है। बहुत सही। तो ये आपको चीजों को ग्रहण करने में मदद देती। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से क्या हुआ कि गेंद का एरोडायनामिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया कि कोई गेंद स्विंग होती है तो क्यों होती है, सीम के सहारे कट क्यों होती है, सीम पर पड़ती है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, पिच में नमी रहती है तब क्या होता है। तमाम चीजें समझने में बहुत आसानी हुई। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भले ही मैं बहुत बड़ा विद्वान न रहा, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें समझ में आई। और दूसरी बात ये कि जो आसपास के दूसरे कमेंटेटर्स होते थे ना, उन पर दबदबा रहता था कि भाई ये तो इंजीनियर हैं, वाह, ये गलत बात नहीं करेंगे। तो ये भी एक जरा एहसास रहता था मन में जी कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जी। आपके बचपन, किशोर, युवा वाले दिनों में इंदौर क्रिकेट का एक गढ़ था, कुछ बड़े क्रिकेटर वहां से आते हैं, उनसे किस तरह का कनेक्शन रहा या देखना रहा उनको? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने कर्नल सीके नायडू साहब, उनसे मेरी मुलाकात, पद्म भूषण, जो अकेले पद्म भूषण क्रिकेट के उस समय पहले वाले पद्म भूषण उस समय, तो उनके घर पे मैं काफ़ी जाता था, उनके परिवार से काफ़ी रिश्ता था। और उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था जो स्पोर्ट्स एंड पास टाइम में कवर स्टोरी के रूप में छपा था उस समय। इलस्ट्रेटेड वीकली में भी मैंने उनके बारे में लेख लिखा था। तो मैं हिंदी में लिखता था, मेरे बाबूजी जो थे वो अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। अपने समय के भी काम थे। जिस गांव से वो आते थे, प्रतापगढ़ राजस्थान से, जहां मेरा जन्म हुआ, लेकिन बाद में मैं इंदौर आ गया। लेकिन वहां पर कोई अकेले बीकॉम रहे होंगे, तो उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि उसका मुझ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा कि छोटे वाक्य,
ग्रामेटिकली सही वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। उनका हमेशा ये कहना था कि हिंदी भी अगर बोलो या लिखो तो व्याकरण की दृष्टि से सही बोलो या लिखो। ये चीज मेरे मन में गहरे तक समा गई थी, और इसी कारण मैं जब भी लिखा या बोला ना, जब भी मैंने कमेंट्री भी जब की, तो मैंने व्याकरण को बड़ा ध्यान रखा, और इसी कारण मेरी हिंदी जो लोग कहते हैं काफी शुद्ध रही। तो अब लोग कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि शायद शुद्ध रही होगी। जी, अपने बचपन के जमाने में फिल्मों से कैसा कनेक्शन था? क्योंकि इंदौर में मुझे याद है कि मैं एक दिन सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने पूरी टॉकीजों का बताया, ये यहाँ थी, यहाँ अंग्रेजी फिल्में लगती थी, यहाँ हिंदी फिल्में लगती थी, यहाँ मॉर्निंग शोज होते थे। आपका फिल्मों से कैसा? नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत। मैं तो शाम को 8-9 बजे के सेकंड शो देखने ही चला जाता था। कुछ मतलब पिक्चर तो एक आदत की तरह हो गया था कि कोई भी याद। अब बाद में जब शादी हो गई तब भी पत्नी को भी काफी शौक था फिल्मों के प्रति, तो हम लोग शाम पड़ते ही हमारे कदम ऐसा लगता था कहीं जाकर देखें, ज्योति टाकीज या प्रकाश टाकीज या फिर एलोरा टाकीज, जहां अब तो रहे नहीं टाकीज, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, लेकिन वहां जाकर फिल्में देखने का बहुत शौक रहा। और सलीम साहब से तो मेरी मुलाकात भी हुई, कई बार मुलाकात हुई। एक इंदौर में एक समारोह में साथ में मिले थे, और मुझे बहुत बहुत जीवंत व्यक्ति। जावेद साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सलीम साहब से जरूर मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई। और एक बार मुंबई शहर में भी करसन घावरी साहब के बड़े मित्र हैं जो पुराने क्रिकेटर हैं, तो जब एक बार कमेंट्री के लिए आए तो घावरी साहब ने कहा कि यार अपन लोग बैठते हैं, सलीम साहब भी याद कर रहे हैं, इंदौर का लड़का कमेंट्री करने के लिए आया है। तो सलीम साहब के तो, और क्या दिलकश आदमी, वाह, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। और बिल्कुल उसी तरह से कि हमारे साथ बैठकर उन्होंने गाने भी गाए, वाह वाह, और क्या आवाज उनकी, बिल्कुल लंबा खींचते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता कहीं गला फटता ही नहीं है उनका। वो दुनिया के रखवाले वाला गाना उन्होंने सुनाया था, तो वो कितना उसमें लंबी खींच जो आती है ना तान, वो पूरा उन्होंने वैसा का वैसा सुनाया। तो 2 इंदौरी लोग मिल गए थे, बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि इंदौरी लोग जब भी मिलते हैं ना आपस में, मालवा के लोग, इंदौर भोपाल के लोग, तो जब भी आप मुझे शामिल कर रहे हो तो बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि कोई घर के लोग मिल गए, और इनके साथ खूब बात करनी चाहिए, और ऐसी भाइयों की एक बढ़ोतरी हो गई है भाइयों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम साहब से ये जो मुलाकात का आपने जिक्र किया, इस मुलाकात की याद के नाम ओ दुनिया के रखवाले सुनते हैं। भगवान भगवान ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के 2 रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। अब तो नीर बहा ले।
सावन की बरखा फूल बने अंगारे। नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले हो दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा। मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी। पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप हैं दीवारें। दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें। हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता। दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। सुशील जी, बहुत आनंद आ रहा है। आपके बचपन के गलियारों में हम घूम रहे हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा लगती रही, आप एक बहुत नामी क्रिकेट कमेंटर रहे और हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के संस्कार जैसे बुनियाद आपने गढ़ी है। आपने स्वयं कितना क्रिकेट खेला है, ये जानना मेरे लिए बहुत दिलचस्प। देखिए, स्कूल में टीम में था, स्कूल में जाकर क्रिकेट खेलता था। वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ इंदौर में, वहाँ जाकर खेलता था। और उस समय गरीबी के दिन थे। मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट का बल्ला खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना शौक था कि क्रिकेट खेला। इतना समझ में आया कि जब मिड ऑफ की जगह मिड ऑन पर गेंद जाती है तो होता क्या है, बल्ला जो बल्ले का हैंडल हाथ में घूम जाता है, इस कारण मिड ऑफ का मिड ऑन में जाता है। तो ये तमाम चीजों की समझ जब आप थोड़ा बहुत खेलते हैं ना तो आपको समझ में आता है। यस, तो ये जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत खेलें। ऐसा नहीं होता, सब कुछ सैद्धांतिक रूप से काम नहीं होता है इसमें। थोड़ा महसूस करते भी आना चाहिए कि कोई चीज कितनी मुश्किल या कितनी सरल क्यों होती है। तो ये एक फायदा हुआ। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिकेट का खेल जो है ना, ये एक, अगर आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, हाई डिग्री ऑफ कॉमन सेंस अगर आप में है या क्रिकेटिंग सेंस आप में है,
तो फिर आप इस खेल की बारीकियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आजकल के कई क्रिकेटर्स ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं रहती, वो कमेंट्री करते हैं तो वो कहने की कोशिश करते हैं कि साहब क्रिकेट तो हमको ही आता है, ये सब जो है ना बाकी के लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत मामूली विज्ञान है जो अगर आप क्रिकेटिंग सेंस है तो आप उसको समझ सकते हैं। जी, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं कि भाई आप अपनी विधा पर ध्यान दीजिए और साथ ही भाषा पर भी ध्यान दीजिए। और ऐसा मत करिए कि हिंदी में बोल रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। अरे भाई देश की भाषा है, अगर आप बोल रहे हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुद की भाषा है, इसको सही बोलिए। और सबसे बड़ी बात व्याकरण की दृष्टि से सही बोलिए। क्रिकेट खेली नहीं जाती, क्रिकेट खेला जाता है। विकेट गीली नहीं होती, पिच गीला होता है। तो ये तमाम चीजें अगर आप सही ढंग से नहीं बोलेंगे तो देश की भाषा खराब होती है। और मैं तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये कहता हूं कि भाई आपने देश के क्रिकेट की बागडोर या उसके राइट्स, आपने अधिकार बेचे हैं, भाषा को खराब करने के अधिकार नहीं बेचे हैं। तो ये एक देश की भाषा के प्रति उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कोई विदेशी चैनल से इसका मतलब ये नहीं है कि देश की भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखें। और क्रिकेटर्स का तो बड़ा स्वागत है अगर वो क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में उभर रहे हैं या आ रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम रहती, वो बता सकते हैं। जैसे ड्रेसिंग रूम में क्या वातावरण चल रहा होगा, कप्तान क्या सोच रहा होगा, 3 स्लिप और 1 गली रखे हैं तो एक शॉर्ट थर्ड मैन क्यों रखा है, शॉर्ट फाइन ले का फील्डर अंदर रखा है तो बॉलर को लेग साइड में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए अन्यथा चौका हो जाएगा। ये तमाम चीजें हमसे पहले वो समझते हैं, तो अपनी समझ को बरकरार रखें। लेकिन साथ ही भाषा के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए। देश की भाषा खराब करने का ये नहीं समझे कि हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कुछ भी बोल लेंगे चल जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी में कभी आपने सुना है कि आई इज गोइंग, नहीं, या फिर दे इज कमिंग। तो आप कितने भी बड़े आदमी हो, लोग आपको सहन नहीं करेंगे। लेकिन हिंदी में हर तरह की भाषा चल रही है, तो ये ठीक सहन नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो इसको सहन कर रहे हैं ना, उनका भी अपराध उतना ही बड़ा है, क्योंकि गलत चीज को और खास करके भाषा के साथ अन्याय को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने बहुत बड़ी और जरूरी बात कही है। अब मैं उस जगह पर आ रहा हूं जहां पहली बार हिंदी में कमेंट्री की परंपरा शुरू होने का ऐलान होता है और सुशील जी उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। सच बात है, आपने तो भावुक कर दिया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में 4थे साल में पढ़ता था जी, और उस समय खबर आई कि पहली बार हर जगह से हिंदी कमेंट्री जरूरी है। और तब रणजी ट्रॉफी मैचों की भी हिंदी कमेंट्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैच था, और 15 दिन पहले कहीं से घोषणा हुई कि वो हिंदी में कमेंट्री होनी है। बड़ी ढूंढ मचाई, सबने कहा कि बेवकूफ़ी की बात है। हिंदी जो FPS सिस्टम का खेल 22 यार्ड्स से जो शुरू होता है, उसमें हिंदी का क्या काम। तो लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। तो मैं पहुंच गया वहां पर स्टेशन डायरेक्टर के पास कि मैं समझिए कि ये मामूली रहन सहन था। और मैं वहां पहुंचकर मैंने स्टेशन डायरेक्टर से कहा कि मैं कमेंट्री कर सकता हूं और आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे याद है उनकी मुस्कुराहट अभी भी याद है जी। उन्होंने कहा कि बॉय सिंपली गेट आउट। क्योंकि पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम। और उनका सोच बिल्कुल सही था। उस समय कमेंटेटर्स 50, 55, 60 साल के होते थे और आप 18 के थे। मैं 18 साल का था। तो तजुर्बे का थोड़ा लेकर तो आइए ज्ञान, उसके बाद फिर बात करिए। तो वो ठीक कर रहे थे, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। मुझे अपमानजनक भी नहीं लगा, क्योंकि आदत थी, गरीब थे तो शायद अपमान की आदत थी। तो वापस चले गए, कोई बात नहीं, टहलते हुए वापस आ गए। फिर वो दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री होनी थी, कोई मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक पागल सा लड़का आया था जो कमेंट्री करने की कोशिश कर रहा था, उसको बुलाकर पूछते क्या वो कर सकता है। तो मुझे ढूंढकर फिर बुलाया, तो मैं गया वहां पर और उन्होंने कहा इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए जरा। हाँ, अब मैं तो धारा प्रवाह अंग्रेजी में करता ही था। तो मैंने कहा किसकी शैली में बताऊं, अरे जॉन ऑर्लट की शैली में बताऊं, एलन मैगलवेरी की शैली में बताऊं, या ब्रायन जॉनस्टन की शैली में बताऊं। तो बोले अच्छा करके तो बताइए। तो मैंने अंग्रेजी में तीनों अलग अलग तरह की शैली में कमेंट्री करके बताइए। वो लोग इतने प्रभावित हुए, यार क्या गजब कमेंट्री करते हो तुम तो, लेकिन एक काम करो कि हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है। हाँ। अब मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था।
तो मैंने हिंदी में कुछ करने की कोशिश की, अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, किसी की सुनी ही नहीं थी कभी, अच्छा हुआ नहीं सुनी थी, अगर सुनता तो शायद किसी की नकल करता, क्योंकि इतना बुद्धिमान तो था नहीं मैं, कोई नकल करने को मिल जाती तो नकल करता मैं, लेकिन जब नकल करने को नहीं मिली तो फिर अकल लगानी पड़ी। क्या बात। तो उसमें यह हुआ कि फिर कमेंट्री की, और उन्होंने कहा कि नहीं ये चलो चला तो लेगा ये लड़का काम, तो मैं कमेंट्री की, और कमेंट्री की तो ये समझिए कि खाली प्याले में एक तूफान सा आ गया। लोगों ने कहा कि ये तो क्रिकेट की हत्या हो गई, किसी ने कहा कि ये जिंदगी भर कमेंट्री सीखें तो भी कमेंटेटर नहीं बन सकते, और मैं उन्हें दोष नहीं देता, शायद अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो उम्र भी कम थी और परिपक्वता भी नहीं थी, लेकिन कुछ था जो स्टेशन डायरेक्टर को प्रभावित कर गया। उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब ये हुआ ना, इतनी ज्यादा आलोचना हुई, तो पिताजी नाराज हो गए कि देखिए अपने पास पैसा तो है नहीं, और अब तुम नाम के बजाय बदनामी ज्यादा मोल ले रहे हो, या तो गंभीरता से काम करो और सोचो, अच्छा काम करो, क्रिकेटर करता क्या है उसके व्यवहार की तरफ दृष्टि डालो, उसके हाव भाव, उसका चाल कैसी चलती, क्या करता है स्ट्रोक खेलते वक्त, ये सब सोच के फिर हिंदी में सोचो, अंग्रेजी में सोचना बंद करो, अंग्रेजी कमेंट्री का भूत अपने सिर से निकालो, और फिर अगर करना हो दिल से महसूस करके दिलों को छूने की कोशिश करो। जब उन्होंने ये कहा तो फिर मैंने सोचा कि जैसे स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है खिलाड़ी, मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट पिच गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है, और फिर स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए। वाह, ऐसा जब सोचा ना, तो मैंने देखा कि ये तो एक वाक्य भी बन गया, रिदम आया, शैली भी बन गई। शैली मतलब जो कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की शैली बन जाएगी। आज मैं 4 वाक्य बोलता हूं, लोगों को पता चल जाता है कि कमेंटेटर कौन है ये। तो ये जो पहचान बनी ना, इस कारण बनी कि हिंदी में मौलिक रूप से मैंने सोचना शुरू किया, और इसका ही फल है कि आज हिंदी में जितनी भी भाषा, जितनी भी शब्दावली बहुत सारी जो चल रही है, जैसे कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के लिए मैं शंका का गलियारा मैं कहता था कि ये किसी ने भी कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल, कई इस तरह के शब्द जैसे अपनी नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, ये तकनीकी शब्द लेकिन बिल्कुल सरल हिंदी में, तो बिल्कुल तकनीकी रूप से बिल्कुल सही खेल रहे हैं, नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं। तो ये जो सिर बिल्कुल स्थिर रख रहे हैं जब खेलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो तमाम चीजें, ये सब तकनीकी चीजें हिंदी में कभी थी ही नहीं। आपने सीमा रेखा जैसा शब्द भी गढ़ा। क्यों याद दिलाते हैं। मेरी पत्नी का नाम रेखा है। अच्छा। तो क्रिकेट में तो उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी रही नहीं। लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि पहले मैं बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए ऐसा बोलता था। मैंने सोचा कि बाउंड्री लाइन भी क्यों बोलूं, सीमा रेखा, इसका हिंदी में अनुवाद करो, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के। ये जब बोला तो पत्नी ने आड़े हाथों ले लिया घर में आते ही। अच्छा। बोले रेखा तो मैं हूं, ये सीमा कौन है। क्या बात है, शानदार बात है। यहाँ ना एक गाने की जगह बन रही है, पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, गाना थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प चीज मुझे समझ में आई कि आपने अंग्रेजी में कमेंट्री करके सुनाई थी, मैं वो थोड़ा सा सुनना चाहता हूं। अब क्या वो इमेजिनरी कमेंट्री करते थे कि जी तो किसकी शैली में है वो भी बताइएगा। नहीं, जॉन ऑर्लट बोलते थे जैसे कि फ्रेडी ट्रूमैन coming in from the Vexel land comes in and bowls to Sunil Gavaskar, and Gavaskar forward defensively back to the bowler, no run. वाह 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 वाह, क्या ग्रेन्स और वो जो रिदम है ना इस कमेंट्री का, ये टिपिकल अंग्रेजी रिदम है, इसको आपने नहीं अपनाया था। और इसकी बात आगे करते हैं, यहां गाना लेके आता हूं, इम्तिहान फिल्म का गाना जो आपकी जिंदगी से मेल खाता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। सुंदर गाने की जगह बनी जाना नहीं तू कहीं हार के,
पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। मैं वो बात कर रहा था कि अंग्रेजी कमेंट्री का एक माइलस्टोन तय था, एक पैमाना तय था कि ये ऐसी होती है। हिंदी कमेंट्री का आप अपना एक संसार रच रहे थे, वहां किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थी? नहीं देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां। एक तो कारण ये कि बहुत बड़ा वर्ग आपको सुन रहा है जी। 70% आबादी के प्रति आप जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, राज सिंह डूंगरपुर ने मुझे बात बताई थी कि कभी भी कोई गलती करो ना, ये मत सोचो कि रेडियो कमेंट्री है, किसने देखा कि क्या हुआ था। आप अगर गलत भी कुछ बोल दिया तो उस पर टिके रहो। लोग ऐसा कहते हैं, कई हिंदी कमेंटेटर ऐसा सोचते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को समझो कि आप ईमानदारी से बात करो, कि अगर लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी सत्य की इतनी ज्यादा है कि आप गलती करो तो विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो। एक किस्सा है, कानपुर टेस्ट मैच में मुझे याद है कि प्रणव रॉय बोल्ड हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे एक गेंद पर, और किसी कमेंटेटर ने कहा कि ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ गेंद आई। तो मैंने कहा कि राज भाई, वो मुझे लगता है कि मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आई और बैट के बाहरी किनारे को भी छोड़ती हुई ऑफ स्टंप उड़ गया था। तो बोले यार चलो, राज सिंह जी ने तो वो बोला नहीं था, किसी तीसरे ही कमेंटेटर ने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लंच के समय अपन प्रणव रॉय से ही पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो हम लोग लंच के समय गए। राज सिंह जी कितने बड़े आदमी थे, देखिए मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वहां जाकर प्रणव रॉय से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ, मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ बाहर की तरफ निकल गई थी। गजब। तो देखिए, उस कमेंटेटर ने क्षमा नहीं मांगी, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने ऑन बिहाफ ऑफ द कमेंट्री टीम उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हमसे ये गलती हो गई थी कि हम अंदर की तरफ आई और बैट और पैड के बीच में निकली, ऐसा हमने कहा था, लेकिन गेंद दरअसल बाहर की तरफ निकली, उल्टा हुआ था। हाँ, तो सत्य के प्रति उनकी जो आस्था थी वो मेरे दिल में घर कर गई कि आज भी मुझसे कोई गलती होती है तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। और सच मानिए, लोगों को ये बात पसंद आती है बिल्कुल, कि आप अगर विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो, क्योंकि आपकी इच्छा तो झूठ बोलने की है नहीं,
आपसे कोई गलती, आप भी तो इंसान है ना, बैट्समैन से गलती हुई तो वो आउट हो जाता है, अंपायर से गलती हुई तो गलत आउट दे देता है। आप भी तो आखिर इंसान है, आपसे गलती हो सकती है, आप विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो। क्या बात है। पहला बहुत ही बड़ा मैच जिसकी कमेंट्री करने का आपको मौका मिला था, वो यादें हमारे साथ बांटिए। नहीं, 1972-73 का जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, ब्रेबॉर्न स्टेडियम, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता कि हमारे सामने ऋषि कपूर बैठे हुए थे, डिम्पल कापड़िया, उस समय बॉबी फिल्म आई नहीं की थी, तब तक फिल्म आई भी नहीं थी। जी जी। दोनों दिख रहे, विनोद खन्ना को हमने देखा, फिर सामने बैठे थे डेविड, बिल्कुल गंजे, डेविड अब्राहम। हाँ, तो डेविड वो अपनी भीड़ के साथ नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, और मतलब अद्भुत दृश्य था। विनोद खन्ना को देखा हमने जी कि अपने मतलब इतने आकर्षक ये लोग। हाँ। कि अब मैं भी छोटा था ना, 24-25 साल का ही था, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी, पहला टेस्ट मैच कर रहा था, और सच मानिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा कमेंटेटर हूं या नहीं। मुझे लग रहा है कि मौका मिल रहा है, कर लीजिए। तो कोई एक सपना था कि अच्छे काम की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं माता पिता की सलाह से, तो उस काम की तरफ बढ़ गए। तो ये वो एक पहला मौका, बहुत बड़ा मौका था। और कुछ गलतियां मैं करता था, जैसे 39, जैसे मालवा के लोग बोलते हैं ना, जी जी, है ना, 69 को। हाँ। तो वो शुरू में गलतियां होती थी, लोगों ने काफी प्रताड़ित भी किया, फिर उसको, लेकिन सीखने की, देखिए हमेशा मैंने ये रखा कि सीखने की इच्छा रखी, गलतियां की तो सीखने की इच्छा रखो। कम उम्र थी, सीखने का मौका मिला, लेकिन धारा प्रवाह कमेंट्री करता था। जी जी। और धारा प्रवाह तो कई बार मेरी पत्नी से लोग, उनकी सहेलियां पूछती हैं कि इतना धारा प्रवाह ये कमेंट्री करते हैं, तो क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं? उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो वहां पर इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करने की जरूरत क्या पड़ती है। तो ये धारा प्रवाह का सिलसिला जी चलता रहा। तो एक रिदम था, सही शब्द सही जगह। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट कमेंट्री में सबसे बड़ी बात सही शब्द सही जगह। तो चूंकि इसमें साहित्य बहुत काम आता है। बिल्कुल। आजकल के क्रिकेटर्स के साथ दिक्कत यह है कि साहित्य नहीं पढ़ते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो रोमन लिपि पढ़ते हैं। उनको पता नहीं, हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही नहीं है। अधिकांश उसमें 90% लोग जो आज कमेंट्री कर रहे हैं जी, टेस्ट क्रिकेटर्स जो कर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़ें भाई। बिल्कुल। साहित्य पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि संवेदनशीलता आती है, संतुलन की भाषा। संतुलन आप कैसे आएगा? जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, सहवाग की सबसे बड़ी बात क्या थी कि संतुलन, बॉडी बैलेंस। तो ये संतुलन कमेंट्री में भी बहुत होता है। संतुलन कैसे आएगा? निष्पक्ष कमेंट्री कैसे आएगी? आज हम देखते हैं कि पक्षपातपूर्ण कमेंट्री होती है, भारत ऐसा कर देगा तो अच्छा हो जाएगा। भाई आप निष्पक्ष कमेंट्री के लिए बैठे हो। बिल्कुल। रिची बेनॉ ने भी कहा है कि आप निष्पक्षता बरती है। कमेंट्री हमेशा निष्पक्षता का काम है, आप किसी पक्ष के नहीं हैं। तो ये एक बात समझने की है। बिल्कुल। बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके सुशील दोषी जी। और अब मुझे लगता है कि ड्रिंक्स ट्रॉली जैसे आती है ना क्रिकेट में, वैसे यहाँ पर गाना आएगा। ऐसा ही बड़ा हुआ गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। ऐसा ही बड़ा हुआ गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। ऐसा ही बड़ा हुआ गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। हमको भी तो दिखाना है कि विनिंग टीम लाना है। गप का देश क्रिकेट देश का गप, और यह गप का देश क्रिकेट देश का गप। टंगड़ी भी नहीं हिलाते हम, सिर्फ बक 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 और बक 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 बक। बने हम गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। कैसे बने हम गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। करना है हमें प्रैक्टिस, थोड़ा
थोड़ा दिल। खेल 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 खेल, सबको वॉइस सुधर जाओ, आत्मा श्वास को ना शर्माओ, समाज का सोचो सबका ही, जन कल्याण में मन लगाओ, टैकल, नॉनसेंस, रूथलेस, ये सब देश के लिए ही गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर, देश के लिए ही गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर, थोड़ा सा आप समझिए भी, क्रिकेट अपना दुनिया है अपने जी। We are one and we are all cricket lovers and दीवाना, बैट और बॉल का ये जमाना, करना होता क्रिकेट यहाँ, कैसे सपने देखा जहाँ, करना होता क्रिकेट यहाँ, फिर भी देते हो तुम ताने, कैसे जिएंगे हम बिन सपने। जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोशी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आज आपने सुना मैटिनी शो कार्यक्रम में। सुशील जी से बातों का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अगले हफ्ते यानी 8 अगस्त को इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, तो जरूर सुनिएगा मैटिनी शो 8 अगस्त को दिन में 11 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तीर्थश्री कामले की। मिलेंगे अगले हफ्ते। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। किस्मत से मिल गए
आसमां मिल गया कि जहां मिल गया। तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, अब जो आ गए हो, जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया कि जहां मिल गया। बुझा तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा था अजनबी जमाना, अपना कोई न था अजनबी जमाना, अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई